नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका संघर्ष ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे थे दोस्तों। जेनेटिक्स को बेसिकली हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं और वो डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल के मेंडेलियन जेनेटिक्स के पहले और मेंडेलियन जेनेटिक्स के बाद का। तो पहले को प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स बोलते हैं और बाद वाले को पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स में क्या पढ़े थे, क्या जेनेटिक्स में क्या चल रहा था, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में क्या चल रहा था। हम मेंडेलियन को ही क्यों हम बेसिक्स मानते हैं, क्योंकि जो जेनेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट वो मेंडल ने दिया था। आपको जान के खुशी होगी कि मेंडल जो थे ना, वो उस जमाने में 1800 उनका वर्क देखिए 1856 से 1863, जब हम लोग अपने देश के आज़ादी के बारे में भी नहीं सोचते थे, उस समय ये अपना वर्क परफॉर्म कर रहे थे। ना उनके पास माइक्रोस्कोप था, मतलब कोई टेक्निक नहीं थी। वो एक फ्यूचरिस्टिक नॉलेज के बेस पर उन्होंने ये इतना शानदार कॉन्सेप्ट दिया था। इसीलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। और आपको पता होगा कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक नॉर्मल पादरी थे, ठीक है। और अपना वर्क एक चर्च के गार्डन में करते थे, पी प्लांट पे। इससे भी मेंडल से पहले भी बहुत लोगों ने काम किया था, लेकिन उनका काम सक्सेस नहीं हुआ था। वो हम बाद में बताएंगे क्यों नहीं हुआ था सक्सेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले मेंडेलियन जेनेटिक्स में उन्होंने क्या क्या किया, और प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स से क्या हुआ, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में क्या हुआ। बेसिकली जो प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स है उसमें चलता था ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस थ्योरी या थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। मेंडेलियन से पहले, मतलब जब से अर्थ का ओरिजिन हुआ, ह्यूमन बीइंग आया, तब से वो अगर वर्क कर रहे हैं, मेंडल के वर्क से पहले जो भी वर्क हुआ है उसको हम प्री मेंडेलियन वर्क बोलते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले मतलब मेंडल से पहले कोई बेस ही नहीं था, कोई एक बेस नहीं था कि यहाँ से ऐसे जाना है, कोई एक बेसिक रास्ता नहीं था, वे नहीं था जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए। तो जो मेंडल थे उन्होंने बेसिक वे दिया कि जेनेटिक्स को ऐसे पढ़ेंगे तो रिजल्ट आएगा। उससे पहले कोई बेसिक वे नहीं था, तो लोग रेंडमली ट्राई करते थे और अनसक्सेस होते थे। और उस समय वो चलती थी, एक्चुअली में सबसे बड़ा कांड जो था यही था, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। सबके दिमाग में यही चलता था कि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस होता है, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। इवन मेंडेलियन जेनेटिक्स का वर्क भी हिडन इसलिए रहा। 83 में इन्होंने 1863 में इन्होंने अपना वर्क कंप्लीट कर दिया था, लेकिन ये 1900 तक क्या हुआ था, 19वीं सेंचुरी पूरी कंप्लीट में हिडन रहा। इसका रीज़न भी यही था कि लोग इससे ऊपर उठ ही नहीं रहे थे, इससे ऊपर ये लोग सोचते ही नहीं थे। कोई भी बोलता था तो वो बोलते थे कि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की थ्योरी कहाँ है, आपने ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को दिखाया ही नहीं। इसलिए मेंडल का वर्क जो है ना वो भी हिडन रहा। इसके क्या होता है, इफेक्टिव होने से लोगों के दिमाग में यही चलता था, लेकिन ये कुछ था नहीं। उस समय लोग की थिंकिंग थी, एक थ्योरी थी जो बाद में उसको डिस्प्रूव कर दिया था जे कार्ल र्यूटर। और इनका वर्क जो था टोबैको पे था, तंबाकू के प्लांट पे। जे कार्ल र्यूटर जो थे वो टोबैको पे, ये भी कौन सा वर्क करते, ये भी हाइब्रिडाइजेशन का ही वर्क करते थे कार्ल र्यूटर। और आपको पता है मेंडल के लिए सबसे बड़े, ऐसे बोलना नहीं चाहिए प्लेटफॉर्म पे, सबसे बड़े जो थे ना वो यही थे, आप समझ जाइएगा। एक्चुअली में मेंडल क्या थे, मेंडल उस समय जो कार्ल र्यूटर थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे और ये भी हाइब्रिडाइजेशन पे काम करते थे। तो मेंडल जो अपना काम किए थे वो इनको लाए थे दिखाने। तो
एक्चुअली में जो पी प्लांट होता है वो डिप्लॉयड होता है, और डिप्लॉयड होता है तो मेंडल ने बोला था कि 2 फैक्टर होते हैं, डिस्क्रीट यूनिट होता है। तो ये क्या बोले, इनको जब दिखा कह रहे हैं कि अगर आपका वर्क सही है तो आप हेप्लॉयड प्लांट पे करके दिखाइए। और आपको पता है दोस्तों, अगर हेप्लॉयड प्लांट होगा तो मेंडेलियन जो वर्क होगा या प्रिंसिपल होगा जो भी उन्होंने दिया वो फॉलो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इनकी प्रसिद्धि मेंडल के जेनेटिक्स को ले डूबी। एक्चुअली में अगर ये उनको सपोर्ट कर दिए होते तो मेंडल यही काम करके छोड़ दिए थे, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे नहीं, तो उनको लगा कि हाँ जैसे कि मैं ऐसे ही रैंडम आ गया है मेरा वर्क, तो इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन आपको पता है अगर ये थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दिए थे तो उस समय मेंडल इतना फ्यूचरिस्टिक थे कि अपने ज़माने के 100 साल के ऊपर तक का सोचते थे। आप समझ लीजिए, जिसके पास खाने जुटाने का, खाने और आदिवासियों का चलन था जिस देश में, उस देश में बेचारा ये अकेले क्या सोच रहा था, जेनेटिक्स के बारे में सोच रहा था, और इतनी शानदार बेसिक वे प्रोवाइड करके गया। आपको पता है 19वीं शताब्दी में रीडिस्कवरी हुई और 1950 में लगभग हम लोग बायोटेक्नोलॉजी तक पहुंच गए थे, सिर्फ इसी के बेस पे। इससे पहले आप सोचिए कि जब इनका वर्क नहीं था, रीडिस्कवरी नहीं हुआ था, तो ये हजारों साल से चलता आ रहा था, लेकिन जेनेटिक्स पे कोई काम नहीं हुआ था, बस यही थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस चल रहा था। लेकिन इन्होंने जब बेसिक प्रोवाइड किया तो आप सोचिए कि जब ये 19वीं शताब्दी मतलब 1900 में जब इनका वर्क रीडिस्कवर हुआ तो ये क्या हुआ, रीडिस्कवर हुआ, उसके बाद से सोचिए जब ये 1950 में तक हम लोग कहाँ पहुँच गए थे। आप सोचिए इतना एडवांस तक पहुंच गए कि हम बायोटेक्नोलॉजी तक पहुंच गए थे। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, तो इनका बेसिक वे ही यहाँ तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जब से हम क्लास शुरू किए हैं तभी से चिल्ला रहे हैं। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या था बेसिकली? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये है कि मान लीजिए कि कोई प्लांट है, ठीक है, मतलब ये पेरेंट है, मतलब मेल है, जैसे सोचिए ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। तो इनमें जब क्रॉस होता है तो इनका जो ऑफ स्प्रिंग बनता है, ऑफ स्प्रिंग बनता है, जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा वो इनका क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट कैरेक्टर रखेगा। ठीक है, ये होता भी है बेसिकली, और एक्चुअली में ये हमको दिखता है, इसीलिए लोग थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस से ऊपर नहीं उठ पाए। क्यों? क्योंकि ये इन्वायरमेंट में हमको दिखता है। आपको पता है, आप जाएंगे इन्वायरमेंट में देखने तो आप ऐसा नहीं देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि एक पेरेंट है, ह्यूमन बीइंग, तो उसका बच्चा उसके माता पिता से थोड़ा बहुत मिलता ही मिलता है, तो वो ये इंटरमीडिएट कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग रखता है। लेकिन इसका रीज़न ये नहीं था कि मतलब मेंडेलियन जेनेटिक्स जो बताए थे वो अलग था, और इसका इंटरमीडिएट होने का रीज़न मैं यहीं पे बता देता हूँ। वो रीज़न था लिंकेज की वजह से इंटरमीडिएट कैरेक्टर आता था। लेकिन उस समय तक तो लिंकेज के बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। तो जब मेंडल वर्क किए थे अपना डिस्क्रीट यूनिट वाला, जो डिस्क्रीट फैक्टर बता रहे थे किसी कैरेक्टर के लिए होता है, और एक जनरेशन में एक गैमीट में वो एक ही फैक्टर यूज करता है, और नेक्स्ट जनरेशन में जब जाएगा फर्टिलाइजेशन होगा तो कैरेक्टर डिसाइड करेगा, कोई एक ही कैरेक्टर डिसाइड करेगा, कोई एक ही फैक्टर होगा जो कैरेक्टर डिसाइड करेगा। तो ये मेंडल बताए थे, लेकिन ये मेंडल से पहले ये वाले मतलब मेंडल का वर्क ये लोग मानते ही नहीं थे, क्योंकि उनके मन में ये इंटरमीडिएट कैरेक्टर चलता था। अब देखिए पी प्लांट पे मेंडल ने भी वर्क किए थे, और पी प्लांट पे ये भी किए थे, जे ग्रास और डी ग्राफ्ट और नाइट। ठीक है, ये लोग भी पी प्लांट पे वर्क किए थे मेंडल से पहले, लेकिन वो सक्सेस इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि ये एक बार में बहुत सारे कैरेक्टर लिए थे, मतलब मेनी कैरेक्टर एक साथ लेके चलते थे। आपको बताएंगे कि सक्सेस होने का कारण, मेंडल के सक्सेस होने का कारण, उसमें उन्होंने एक कारण ये भी है कि ये एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर लेके चलते थे। मोनो हाइब्रिड पे वो ज़्यादा विश्वास करते थे, और ये लोग एक ही साथ बहुत सारे कैरेक्टर यूज करते हैं। और ऊपर से मेंडल भाग्यशाली थे
कि वो जो भी कैरेक्टर चूज करते थे वो उसमें इंडिपेंडेंट असार्टमेंट दिखता था। इनके में इंडिपेंडेंट असार्टमेंट नहीं दिखता था, क्योंकि ये लोग जो भी कैरेक्टर चूज करते थे वो लिंकेज वाला भी हो जाता था, इसीलिए उनका कोई रिजल्ट नहीं आता था। तो ये हुआ हमारा क्या हुआ, प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स में हमने बताया आपको कि थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस चलता है। ऑफ स्प्रिंग में जो ऑफ स्प्रिंग बनता है उसमें इंटरमीडिएट कैरेक्टर होता है, और इसको डिस्प्रूव किए थे, इसको बेसिकली डिस्प्रूव किए थे, डिस्प्रूव हुआ था, इन साइंटिस्टों ने डिस्प्रूव किया था किसके थ्रू, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के थ्रू। ठीक है, हाइब्रिड को पूछेगा तो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के थ्रू ये डिस्प्रूव हुआ था। ठीक है, जे कार्ड्यूटल और जे ग्रास डी ग्राफ नाइट, ये लोग इनको थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को डिस्प्रूव किए थे। अब हमारा आता है मेंडेलियन जेनेटिक्स में। तो मेंडल आप जानते हैं बेसिक में प्रोवाइड किए थे, उन्होंने 7 ईयर वर्क किया था पी प्लांट पे, स्टडी ऑन पी प्लांट 7 ईयर 1856 से 1863 तक, 1856 से 1863 तक 7 साल अथक प्रयास करने के बाद लोग कहते हैं ना दोस्तों, रिजल्ट आपको चाहिए, अच्छा चाहिए ना, तो बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। इन्होंने रातों से बातों से अब बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होने की वजह से इन्होंने अपने रिजल्ट में पाया, लेकिन उस समय इनके वर्क का कोई अहमियत नहीं समझा। लेकिन नहीं होता है, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, देर तो लगा, लेकिन जब उनको मिला तो आज एक जेनेटिक्स में रिवोल्यूशन आया, किसके थ्रू, मेंडल के थ्रू। तो बच्चों यही दोस्तों, यही ध्यान देना चाहिए हमें हमेशा कि आप मेहनत करते रहिए, बातों से नहीं रातों से लड़िए। बहुत सारे रातें काली करनी पड़ती है सक्सेस के पीछे, रिजल्ट के पीछे, तो आप रात काली करिए और मेंडल की तरह आप भी सक्सेस होइए। तो यही बात है, इन्होंने 7 साल तक लगातार अथक प्रयास किया था और अपना पेपर पब्लिश किए थे, पब्लिश इन एनुअल प्रोसीडिंग नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी। ये एक पेपर था जो उस समय का बहुत अच्छा पेपर नहीं माना जाता था, उसमें इन्होंने पेपर पब्लिश किया था जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ इनका पेपर। और इनके जो पेपर पब्लिश किए थे उसका टाइटल था एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये बेसिकली आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से पूछ लेता है क्वेश्चन कि उनके पेपर का टाइटल का क्या नाम था। तो एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, और किस पेपर में उन्होंने पब्लिश किया था, उस समय एनुअल प्रोसीडिंग नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी में जो अपना पेपर पब्लिश किए थे। ठीक है, बहुत अच्छा। जैसे बाद में इनके काम का रीडिस्कवरी हुआ, और रीडिस्कवरी होने के बाद जब ह्यूगो डी ब्रेज आए, जो हॉलैंड के थे बेसिकली, ह्यूगो डी ब्रेज जो म्यूटेशन पे काम करते थे, आप लोग को ज़्यादा होगा, उन्होंने बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट दिया था साल्टेशन। तो उन्होंने रीडिस्कवरी किया, और जब इनका वर्क रीडिस्कवरी हुआ तो इन्होंने एक अलग से पेपर में फ्लोरा नाम का एक पेपर, बहुत अच्छा पब्लिकेशन है, उसमें इन्होंने पब्लिश किया 1901 में इन्होंने मेंडल के वर्क को रीपब्लिश किया। ठीक है, और दूसरे साइंटिस्ट हमारे आते हैं, वो क्या नाम है आपके, दूसरे साइंटिस्ट हमारे कार्ल कोरेंस, जो मेज पे वर्क करते थे, और इन्होंने मेंडल के जो भी कंक्लूजन था या प्रिंसिपल था उसको इन्होंने लॉ में कन्वर्ट किया। ठीक है, लॉ में कार्ल कोरेंस, 3 लोगों ने बेसिकली इनके वर्क को, और ईवी टीसरमार्क जो थे वो भी अपना वर्क करते थे, लेकिन वो डिफरेंट प्लांट पे, मेंडल के कॉन्सेप्ट से डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट पे काम कर करके प्रूव किया कि जो भी मेंडल ने वर्क किया है वो बिल्कुल सही और बिल्कुल एक्यूरेट है और बहुत अच्छा काम है। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जो 1900 में इनके मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर करते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में मेंडल के वर्क के बाद जितने भी वर्क, मतलब आफ्टर रीडिस्कवरी और मेंडल मेंडल वर्क के बाद, ये बेसिकली 1900
के आसपास में। उसके बाद से जितने भी वर्क हुए उसको पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने जेनेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ जेनेटिक्स का बेसिक कैसे मतलब मेंडल क्या क्या वर्क किए थे और पहले मेंडल से पहले लोग क्या सोचते थे और मेंडल के बाद लोग क्या सोचते थे, आज हम लोगों ने पढ़ा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।